तो आज हम लोग पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। मतलब 1820 से लेकर 1848 तक में जो भी रिवॉल्यूशन हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 में। और ये चैप्टर है चैप्टर पहला का हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते इसमें जो भी लिखा है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसमें हम इसको शॉर्ट में अब लेंगे। पैराग्राफ रीडिंग नहीं देते हैं, आप लोग उसका मतलब सुनाते हैं। पैराग्राफ में ला के मेरे अंडरलाइन नहीं किया, लेकिन फिर उसको समझा देते हैं। जैसे भी लिखा है, कंजर्वेटिव सिस्टम जो था, कंजर्वेटिव रिजिम जो था, अपना पावर बढ़ाने के दौरान अपना जब पावर बढ़ा रहा था तो उसी समय यूरोप के बहुत सारे एरिया में लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को रिवॉल्यूशन के रूप में देखा जाने लगा। रिवॉल्यूशन के रूप में देखा जाने लगा। नेशनलिज्म और लिबरलिज्म को जब अपना कंजर्वेटिव अपना पावर बढ़ा रहा था, कंजर्वेटिव रिजिम जो था अपना पावर बढ़ा रहा था, तब लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को देखा जाने लगा रिवॉल्यूशन के रूप में। बाकी यूरोप में यूरोप का कुछ हिस्सा था कि रिवॉल्यूशन के रूप में नेशनलिज्म और लिबरलिज्म को देखा जाता। कौन कौन सा हिस्सा था? इटालियन, जर्मनी स्टेट्स, ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड, ये सब हिस्से में लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को देखा जाने लगा। फिर आगे दिया है इसमें कि ये जो पूरा कहा जा रहा था, या ये जो रिवॉल्यूशन था लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का, इसको कौन लीड कर रहा था? इसको लीड कर रहा था मिडिल क्लास का एजुकेटेड पर्सन। जो लिबरलिज्म और नेशनलिस्ट जो थे, ये किस ग्रुप से आते थे? ये आते थे मिडिल क्लास ग्रुप से। यहाँ पे देखिए लिखा है, These revolutions were led by liberals, nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, schools teachers and clerks and members of commercial middle class। मतलब ये जो रिवॉल्यूशन लीड किया जा रहा था, ये लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा लीड किया था, जो कि बिलोंग मिडिल क्लास से, और वैसा मिडिल क्लास जो कि एजुकेटेड था। ठीक है, जिसमें कि प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क एंड मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास आते थे। अब आते हैं इसमें, इसके बारे में दिया है कि सबसे पहले हम लोग बताए थे, जहाँ ये वाला जो दिया है 1815, ये याद होगा, बताए थे कि जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था उस दौरान बोला गया था कि फ्रांस में वापस से मोनार्की सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और जो बर्बन डायनेस्टी का जो राजा था लुइस, यहाँ पे देखिए हम लिख दें कि लुइस 18, उसको वापस से राजा बनाया गया। मतलब फ्रांस में 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना के अंतर्गत जब फ्रांस हार गया था, युद्ध हुआ था, वो युद्ध जब हार गया था फ्रांस, तब उसी दौरान फ्रांस को क्या किया गया? फ्रांस को बोला गया कि अब जो है आप अपना जो पहले आपका जो एरिया था, नेपोलियन की जीतने के पहले जितना आपका टेरिटरी था उतना ही आपका रहेगा। टेरिटरी आपका जो सीमा है उतना ही रहेगा। अगर आपको नेपोलियन जो भी देश जीता था, बोला गया कि वापस किया जाए। अब नेपोलियन का द्वारा जीता गया कोई भी राज्य जो है वो फ्रांस का हिस्सा नहीं रहेगा। ठीक है, ये वाला बात याद होगा। किंग लुइस 18, ये आपको बुक में नहीं दिया। किंग लुइस 18 बर्बन डायनेस्टी का जो राजा था, वो 1815 में फ्रांस का राजा वापस से बना। अब उसको राजा बनाया गया 1815 में, मोनार्की सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। लेकिन ये किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया था कंजर्वेटिव्स के द्वारा। ये तय कौन किया था? ये तय किया गया था कंजर्वेटिव्स के द्वारा। ठीक है, ये कंजर्वेटिव्स के द्वारा तय किया गया था। आगे इसमें दिया है कि जुलाई 1830 जो यहाँ लिख समझिएगा, जुलाई 1830 में फ्रांस में रिवॉल्यूशन रिवॉल्ट हुआ, एक विद्रोह हुआ। ये जो विद्रोह रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, ये रिवॉल्ट कौन किया? ये रिवॉल्ट किया है लिबरल रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा। फ्रांस में जुलाई 1830 को रिवॉल्ट स्टार्ट किया गया था। ये रिवॉल्ट जो था जुलाई 1830 का, ये फ्रांस में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? ये स्टार्ट किया गया था लिबरल रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा। लेकिन ये इसका डेट नहीं दिया, जुलाई 1830 से लिखा है, लेकिन इसका पूरा डेट है 26 जुलाई 1830। इसका पूरा डेट है 26 जुलाई 1830 को लिबरल रिवॉल्यूशन के द्वारा फ्रांस में रिवॉल्यूशन का स्टार्ट किया गया। या फिर बोल सकते हैं कि राजा को, जो बर्बन डायनेस्टी का जो राजा था, उसको गद्दी से हटाया गया। किसके द्वारा? लिबरल रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा। लेकिन बाद में वही लिबरल रिवॉल्यूशनरीज था और लुइस फिलिप दोनों मिल के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को फ्रांस में लाया। मतलब मोनार्की तो पहले से ही था
फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी आया तो मोनार्की तो था ही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो इसमें क्या किया, लुईस फिलिप और लिबरल रिवॉल्यूशनरी जो था, वो दोनों मिलकर फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, जिसको कि कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लुई फिलिप और लिबरल रिवॉल्यूशनरी मिलकर फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंट्रोड्यूस किया, बर्बन डायनेस्टी के राजा को हटा के, गद्दी से हटा के। ठीक है, उसी समय जो था मेटरनिक जो था, वो एक बात कहा था, यहाँ पे देखिए लिखा है, व्हेन फ्रांस स्नीज मेटरनिक रिमार्क्ड द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड। मतलब जब फ्रांस छिपता है तो पूरे यूरोप में सर्दी होती है, जब तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब यहाँ पे एक तरह का कहावत है कि यहाँ पे कहना चाह रहा है मेटरनिक कि जब भी कोई रिवॉल्यूशन होता है या रिवॉल्ट होता था फ्रांस में, तो उसका पूरा असर देखने मिलता था पूरे यूरोप में, उसका असर जो था पूरे यूरोप में था। मतलब अगर फ्रांस में फंडामेंटल राइट का डिमांड को लेकर रिवॉल्ट हुआ तो वो डिमांड जो है पूरे यूरोप में देखने के लिए मिलता था। तो इसलिए बोला कि अगर फ्रांस में जो फ्रांस को जुकाम हो, फ्रांस अगर छिपता था तो जुकाम जो है पूरे यूरोप को होता था। फिर आगे इसमें दिया है कि ये जो जुलाई 1830 का जो रिवॉल्ट था, ये बढ़ते हुए ब्रसेल्स तक पहुंचा। ब्रसेल्स में पहुंचने के बाद क्या हुआ कि बेल्जियम जो था वो अलग हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। यहाँ ध्यान से समझिएगा, जुलाई 1830 में जो रिवॉल्ट हुआ वो बता रहा है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड जो था वो अलग हो गया बेल्जियम से। अगर क्वेश्चन आया कि बेल्जियम से यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड कब अलग हुआ, तो इसमें लिखना है जुलाई 1830 के रिवॉल्ट के दौरान ये बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड अलग हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। इसमें दिया है कि लोगों के अंदर निष्ठा फीलिंग आना स्टार्ट हो गया। कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, तो ये पढ़े लिखे लोगों, यूरोप के पढ़े लिखे लोगों के अंदर नेशनलिस्ट का फीलिंग आना स्टार्ट हो गया। ये आना स्टार्ट हुआ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब हुआ, उसी दौरान लोगों के अंदर नेशनलिस्ट का फीलिंग आना स्टार्ट हो गया। फिर आगे दिया, ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था 15th सेंचुरी में ग्रीस जो था ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। ग्रीस को ही हिंदी में हम लोग यूनान कहते हैं। ठीक है, फिर आगे इसमें दिया है द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म। हम यहाँ पे इस लाइन को, द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंगेस्ट द ग्रीक विच बिगेन इन 1821। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि 1821 से ही ग्रीस जो था वो अपना इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल शुरू कर दिया है। ग्रीस जो था अपना इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल शुरू कर दिया। कब से शुरू किया, 1821 में। अब ग्रीस जो था वो ग्रीक जो था वो किससे युद्ध कर रहा था, तुर्की से। ग्रीस जो था वो टर्की से युद्ध कर रहा था। टर्की क्या था, एक मुस्लिम एम्पायर कंट्री था, और ग्रीक नॉन मुस्लिम एम्पायर कंट्री था। दोनों में इस चीज के लिए लड़ाई हुआ। फिर बहुत सारा पोएट lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilization public opinion to support its struggle against the Muslim Empire। यहाँ पे कह रहा है कि बहुत सारा पोएट और आर्टिस्ट जो था उसका कहना था कि ग्रीस जो है, ग्रीस एज द कैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। पहले इतना समझते हैं, ग्रीस एज द कैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, मतलब ग्रीस क्या है, यूरोपियन सिविलाइजेशन का पालना कहा गया उसको। यूरोपियन, यहाँ पे हिंदी में उसको कहते हैं यूनान को, ग्रीस को हिंदी में कहते हैं यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया गया। मतलब बोल रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन कहाँ से आया है, तो वो ग्रीस से आया है। यहाँ पे ये कहना चाह रहा पोएट्स और आर्टिशियंस ये लोगों को बता रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन कहाँ से आया, तो वो आया है ग्रीस से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, और ये बताते हुए लोग को एक साथ इकट्ठा कर रहा है कि आइए सब साथ में यूरोपियन सिविलाइजेशन के लोगों को सबको साथ में बुला रहा है कि मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए ग्रीस जो था ये बात बोल के सबको बुलाया। और मुस्लिम एम्पायर कौन था उस समय, टर्की के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे दिया है उसी युद्ध के लिए एक इंग्लिश पोएट लॉर्ड ब्रायन ऑर्गेनाइज्ड फंड। इंग्लिश पोएट जो था लॉर्ड ब्रायन, वो अपना इकट्ठा किया और लड़ाई में चला गया, लड़ाई लड़ने के लिए चला गया। फंड इकट्ठा किया, फंड पैसा ला के दिया ग्रुप में कि हाँ लीजिए मेरी तरफ से छोटा सा हम सपोर्ट कर रहे हैं, ये फंड है मेरी तरफ से युद्ध के लिए, और खुद भी युद्ध में लड़ने चला गया, लेकिन वो मर गया 1824 में फीवर के कारण। अब हम कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। यहाँ पे दिया है कि द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल
ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ 1832 में, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ 1832 में, उसमें यह डिसाइड किया गया कि ग्रीस जो है अब एक आज़ाद देश है, इंडिपेंडेंट नेशन है। और हम कहते हैं ग्रीक का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कब से स्टार्ट हुआ, 1821 से, और इंडिपेंडेंस उसको कब मिला, 1832 में। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जब हुआ था 1832 में, तब ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ये रहा यूनिट 3। इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा, हमको तो नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होने से पूछिएगा, बताएंगे।